हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेल्थ से रिलेटेड करंट अफेयर्स। इसका पहला पार्ट होगा। ठीक है। इससे पहले कुछ टॉपिक्स जैसे कि पॉलिटी, साइंस एंड टेक या फिर इकोनॉमी, डिफेंस, ये सारा, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट भी हम लोग कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है। अभी हम हेल्थ कवर करने वाले हैं और हेल्थ में अभी 4 पार्ट्स आएंगे लगातार आपको। तो चलिए पहला पार्ट, और यहाँ पर पहला करंट अफेयर्स हम देखते हैं। टीबी से रिलेटेड एक रिपोर्ट 2020 में आई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ टारगेट्स रखे गए हैं। डब्ल्यूएचओ ने टारगेट रखा था कि हम टीबी को इलिमिनेट करेंगे बाय 2030। इंडिया ने 5 साल पहले इसको टारगेट बनाया कि हम इसे 2025 तक टीबी को इलिमिनेट करेंगे। ठीक है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक योजना भी लाई है, प्रोग्राम भी है इसका, जिसका नाम है निक्षय पोषण योजना। मेनली इसका काम क्या है कि जो टीबी पेशेंट है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, ताकि वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीजें वो परचेज कर पाए या बाई कर पाए। ठीक है। तो ये स्कीम याद रखना है आपको, निक्षय पोषण योजना। इट इज रिलेटेड टू टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना टीबी पेशेंट्स को फॉर न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये टारगेट्स भी याद रखने हैं कि डब्ल्यूएचओ का टारगेट 2030 तक एलिमिनेट करने का है और इंडिया का टारगेट 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करने का है। नेक्स्ट देखते हैं GV971 और ओलिगोमेनाटी। ये क्या है? एक नया ड्रग है। किस चीज को ट्रीट करने के लिए? अल्जाइमर को। ठीक है। अल्जाइमर को ट्रीट करने के लिए एक नया ड्रग बनाया गया है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। अब अल्जाइमर होता क्या है? अल्जाइमर एक ब्रेन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी में, जो मैसेज कैरिंग करने का काम करते हैं, अगर कहीं पर बॉडी में पेन हुआ तो उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम ये न्यूरॉन्स करते हैं। अब इसमें क्या है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं धीरे धीरे ये कम होने लगते हैं। इनकी जो इफेक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहीं पेन हुआ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पेन हो रहा है। ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि मैसेज कैरिंग कैपेसिटी जो होती है न्यूरॉन्स की, यहाँ पर कम होने लगती है अल्जाइमर में। तो ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो होते हैं अल्जाइमर में पार्टिसिपेट करते हैं। एक का नाम है बेटा एमिलॉइड्स और एक का नाम है ताउ। इनके कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है कि ज्यादा कंसंट्रेशन अगर होने लगे लिमिट के बाद तो अल्जाइमर डिजीज स्टार्ट होता है। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको नाम याद रखना है। इस मेडिसिन का नाम अल्जाइमर क्या है? ब्रेन डिसऑर्डर। और ये 2 प्रोटीन्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लैड A3I टाइप। ये कोरोना वायरस का टाइप है जो इंडिया में पाया गया। तो यहाँ पर 2 फैक्ट्स आपको नजर आएंगे कि इंडिया में जो कोरोना वायरस का टाइप था, सबसे ज्यादा किस टाइप से यहाँ पर इंफेक्शन हुआ? इसका नाम है A2A। ये कोरोना वायरस का एक टाइप है जिसकी वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा इंफेक्शन हुआ। और दूसरे नंबर पर कोरोना वायरस का टाइप जिसकी वजह से ज्यादा इंफेक्शन हुआ वो था A3I टाइप। ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, जेड स्कैन मेथड। जेड स्कैन मेथड क्या होता है? ये मेनली यूज होता है टू मॉनिटर ओरिजिन एंड प्रोग्रेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज। किसी भी ह्यूमन बॉडी में अगर पार्किंसन डिजीज होता है तो किस तरीके से उसका ओरिजिन हुआ, किस तरीके से वो पार्किंसन डिजीज प्रोग्रेस कर रही है, उसको मॉनिटर करने के लिए जेड स्कैन मेथड का यूज होता है। अभी पार्किंसन डिजीज है क्या? ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि मेनली जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं ये अफेक्ट होने लगते हैं। ठीक है। जैसे इसकी वजह से क्या होगा? वॉकिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी, टहलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा या फिर नॉर्मली चलना मुश्किल हो जाएगा, हाथ का मूवमेंट आपका नहीं हो पाएगा सही से। तो इस वजह से जो राइटिंग होगी वो नहीं हो पाएगा, आपको रीडिंग भी नहीं हो पाएगी क्योंकि आपके फेस का बैलेंस सही से नहीं होगा। तो मेनली जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ये अफेक्ट यहाँ पर अफेक्ट होने लगते हैं और मूवमेंट जो होता है वो इम्बैलेंस होने लगता है बॉडी पार्ट्स का पार्किंसन डिजीज में। ठीक है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। नेक्स्ट बात करते हैं इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोन बेस्ड हाइड्रोजेल। ये एक हाइड्रोजेल यानी कि लिक्विड तरीके का एक ट्रीटमेंट है जो मेनली यूज किया जाता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। अब आपको पता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन की सप्लाई करनी पड़ती है क्योंकि उनमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट तो रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो हमेशा इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ये काफी कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है किसी भी पेशेंट के लिए। तो इस वजह से इस चीज को दूर करने के लिए कि रोज ना लेना पड़े, कुछ दिनों तक सस्टेन्ड सप्लाई रहे इंसुलिन की, उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर विकसित की गई है जिसका नाम है इंजेक्टेबल सिल्क फाइब्रोन। ठीक है। जो एक हाइड्रोजोल है, ये एक लिक्विड के टाइप का है। अब इससे क्या होगा कि कुछ दिनों तक, लगभग 4-5 दिनों तक
इंसुलिन का लेवल आपकी बॉडी में बरकरार रखता है, क्योंकि ये क्या करता है कि इंसुलिन को एक कंट्रोल वे में हमेशा इंजेक्ट करते रहता है बॉडी में। तो आपको रोज जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इन पेशेंट्स को, उससे थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट R0, ये याद रखिएगा, ये जीरो है, ये O नहीं है, दिस इज नॉट अल्फाबेट, ये एक नंबर है R0। इसको R0 के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये एक रिप्रोडक्शन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि कितने, मतलब कि एक आदमी, मान लीजिए एक आदमी कोरोना से इन्फेक्टेड है, अभी एक आदमी कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, इसको हम बोलते हैं R0। तो अगर R0 यानी कि R0 अगर 2 हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इन्फेक्टेड पर्सन 2 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। R0 अगर 4 हो, तो इसका मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन 4 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये कोरोना के समय इसका यूज हुआ R0 का। ठीक है, तो R0 क्या होता है, नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस काउज्ड बाय वन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, तो R0 आपको याद रखने हैं, R0। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि ये पास होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसमें मेनली ये होता क्यों है, ये होता है जो सेल डिविजन्स होते हैं, सेल डिविजन्स में एबनॉर्मलिटीज की वजह से या अनबैलेंस होने की वजह से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कॉपी हो जाते हैं। हमारे बॉडी में 21 क्रोमोसोम होते हैं। अब क्या होता है कि इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कॉपी हो जाए, वो पार्शियल तरीके से या फिर पूरा का पूरा 21 क्रोमोसोम कॉपी हो जाए इस सेल डिवीजन में अपना एबनॉर्मलिटी की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। अब इस जिस भी पर्सन में ये होगा, अब उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, बच्चे होंगे, उनमें भी ये जेनेटिक डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग में भी, मेनली होता है ड्यू टू एबनॉर्मल सेल डिविजन्स, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आई लैब, इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इसे शुरू किया गया। कंट्री का पहला मोबाइल लैब था, किस लिए, कोविड-19 टेस्टिंग एक्सेस के लिए। तो कंट्री के एक्सटीरियर इलाके, ग्रामीण इलाकों में जाके, जो कॉलोनीज वगैरह होते हैं वहां पे जाके टेस्ट करने का काम इस आई लैब के द्वारा किया गया। तो ये एक मोबाइल लैब था, देश का पहला मोबाइल लैब कोविड टेस्ट करने के लिए। ठीक है, जिसका नाम है आई लैब, इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब। एक मशीन आती है कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए, जिसको कहते हैं कोबाट 6800। ये इस तरीके टेस्टिंग, ये पीसीआर टेस्टिंग करने का काम करती है, यानी कि कोविड-19 का ही टेस्ट है कि इन्फेक्शंस पता करने का ही टेस्ट है, जिसको हम पीसीआर कहते हैं। तो ये पीसीआर टेस्ट करने का काम ये कोबाट 6800 मशीन करती है। इसके अलावा और भी जो डिजीज होते हैं उनको डिटेक्ट करने का काम, जैसे हेपेटाइटिस बी एंड सी का काम करती है, एचआईवी का काम करती है, एचआईवी को डिटेक्ट करने का काम करती है। तो कोविड के अलावा भी इनका यूज होता है। नेक्स्ट, फेलुदा टेस्ट फॉर कोविड-19, अगेन ये कोविड-19 के टेस्ट के लिए लाया गया। ये एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट है। पेपर स्ट्रिप टेस्ट में क्या होता है कि आपको पता होगा कि जो नसल स्वैम्प होते हैं, नसल स्वैम्प जो होते हैं, या फिर जो थ्रोट स्वैम्प होते हैं, यानी कि आपको पता है कि नाक से निकाल के या फिर गले से निकाल के जो स्वैम्प होते हैं, उनका यूज किया जाता है, स्ट्रिप टेस्ट होता है। ये स्ट्रिप कुछ उस तरीके के होता है, जैसे आपको पता होगा जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए एक किट आती है स्ट्रिप टाइप की, ये कुछ उसी तरीके का ये भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है, करीब आपको 2 से 5 मिनट के अंदर ही आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे। तो काफी फास्ट है ये फेलुदा टेस्ट। ठीक है, इसमें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी मेनली ये किस चीज के लिए यूज होता है, जीन एडिटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। और इस जीन एडिटिंग में जो प्रोटीन का यूज किया जाता है वो है Cas9। Cas9 एक प्रोटीन है जो एक कैंची की तरह, सीसस की तरह यूज होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये पूरा का एक जेनेटिक मटेरियल है, इसमें से अगर कुछ एक हिस्सा अगर डिफेक्टेड है, तो बस इस हिस्से को काट के निकाला जाएगा। और इसको काटने का काम करता है क्या, Cas9 प्रोटीन है, जो एक सीसर कैंची का काम करता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है आपका क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो कि जीन एडिटिंग में यूज होता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन भी आ चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। नेक्स्ट देखते हैं अगापे चित्रा मैग्ना किट फॉर कोविड-19, अगेन कोविड-19 के लिए एक टेक्स्ट। तो यहां याद रखिएगा कि ये जो अगापे एंड चित्रा, ये दोनों जो है, ये चित्रा जो है एक इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, और अगापे जो है ये एक डायग्नोस्टिक लिमिटेड कंपनी है, जिन्होंने ये मिलकर बनाया हुआ है। इस वजह से इसको अगापे चित्रा मैग्ना किट, यानी कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। इसमें जो पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं वो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं, जो कि सैंपल से, जो पेशेंट के सैंपल लिए जाते हैं, उन सैंपल से आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने का काम या आरएनए को कैप्चर करने का काम ये मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स करते हैं। ठीक है, तो इसको हम
अगापे चित्रा मैग्ना किट फॉर कोविड-19 टेस्ट के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं आरटी लैम्प टेस्ट, अगेन फॉर कोविड-19 टेस्ट के लिए इसका यूज होता है। फुल फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन इसका फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, ये भी कोविड टेस्ट के लिए होता है, जिसमें नशल या थ्रोट स्वैम्प जो निकाले जाते हैं उससे बेस्ट यहाँ पर टेस्ट होता है, जिसमें न्यूक्लियस एसिड का यूज किया जाता है यहाँ पर टेस्ट को करने के लिए। ये काफ़ी फास्ट होता है, जो करीब 45 से 60 मिनट यानी कि 1 घंटे के अंदर में आपको रिजल्ट देगा। और डेफिनेटली इससे तो कम ही फास्ट होता है। अभी जो हमने बात की थी किसकी, फेलुदा टेस्ट की, जो कि 2 से 5 मिनट के अंदर ही रिजल्ट दे देता है। तो उतना तो फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्यूरेट होता है एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। क्योंकि आपको पता है जो आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है मेनली, ये आरटी-पीसीआर टेस्ट जो होता है इसके मैक्सिमम कंपोनेंट जो होते हैं इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो कुछ इंडिजिनियस यहाँ पर टेक्नोलॉजी विकसित की गई, आरटी लैम्प उसी का हिस्सा है, या फेलुदा टेस्ट जो था उसी का हिस्सा है, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और काफ़ी जल्दी इसका रिजल्ट लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियोफेजेस। फेजेस का मतलब होता है वायरस, ठीक है, फेजेस का मतलब होता है वायरस। तो बैक्टीरियोफेजेस का मतलब ये हुआ कि वैसे वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं या टारगेट करते हैं। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में जो वायरस यूज होता है उसको हम कहते हैं SARS-CoV-2। ये वायरस भी क्या करता है कि बैक्टीरिया पर ही ये अटैक करता है। कोविड में क्या होता है, बैक्टीरिया पर ही अटैक किया जाता है इस वायरस के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे हम वायरस को बैक्टीरियोफेजेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्वास्थ्य वायु, ये एक वेंटिलेटर है, बीपैप वेंटिलेटर बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये कोई नॉर्मल जो हमारे वेंटिलेटर्स होते हैं हैवी डिवाइसेस वाले वैसे नहीं होती है, कुछ इस तरीके का छोटा सा डब्बा टाइप का होता है, जिससे एक पाइप निकलती है जो आपके नाक तक जाएगी, जो आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का ये काम करेगी। तो एक छोटे से डब्बे की तरह होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेनली इसका जो यूज होता है वो नॉन क्रिटिकल और नॉन आईसीयू केसेस ऑफ कोविड जो होते हैं उनके लिए यूज होता है, यानी कि एवरेज जो केसेस होते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, उनके लिए इसका यूज किया जाता है। और ये सेकेंड चीज, ये नॉन इन्वेसिव ब्रीथिंग सपोर्ट होता है, यानी कि मास्क वगैरह का भी आप यूज कर सकते हैं इसको यूज करते समय, ठीक है। डेवलप किसके द्वारा किया गया है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। स्वास्थ्य वायु बीपैप वेंटिलेटर। नेक्स्ट देखते हैं लीसा प्रोसीजर, एक टेक्नोलॉजी ट्रीट करने के लिए क्या, लंग डिजीज, और खास करके जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी जन्म लिया है, ऐसे बच्चे में लंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लीसा प्रोसीजर का यूज किया जाता है। तो रिसेंटली इसको यूज किया गया जयपुर के एक हॉस्पिटल के द्वारा, ठीक है। तो ये न्यूज में रहा। इसका फुल फॉर्म है लेस इन्वेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लीसा प्रोसीजर। अतुल्य क्या है, ये एक कोरोना वायरस को डिसइंफेक्ट करने के लिए बनाया गया है किसके द्वारा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा, माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर टू किल कोरोना वायरस, यानी कि मेनली ये डिसइंफेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन वार्प स्पीड। ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया यूएसए के द्वारा, पीपीपी मॉडल पर बेस्ड है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बेस्ड है। किस चीज के लिए ये यूएसए के द्वारा इनिशिएट किया गया, टू डेवलप मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स और मेडिसिन वॉट एवर रिलेटेड टू कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, वैक्सीन बनाना हो, डायग्नोस्टिक मटेरियल्स हो या डिवाइसेस हो, तो उनके प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये ऑपरेशन वार्प यूएसए के द्वारा स्टार्ट किया गया है बेस्ड ऑन पीपीपी मॉडल। नेक्स्ट खुदोल्ड इनिशिएटिव। खुदोल्ड इनिशिएटिव एक क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है, यानी कि एक तरीके से ये डोनेशन लेने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा, ये एक इम्फाल बेस्ड एनजीओ है जिसका नाम है या ऑल, ठीक है। इसका इनिशिएटिव था क्राउड फंडेड डोनेशन लेने के लिए, जिसका नाम है खुदोल इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या था, टू प्रोवाइड फूड सप्लाईज और हेल्थ सर्विसेज टू एलजीबीटी कम्युनिटी और पीपल लिविंग विद एचआईवी, डेली वेज अर्नर्स, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, फूड एंड हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस इम्फाल बेस्ड एनजीओ के द्वारा ये क्राउड फंडेड इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है खुदोल इनिशिएटिव, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट 1 हेल्थ का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे सेकंड पार्ट में हेल्थ से रिलेटेड। तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।